Hello students, how are you? I think you are very fine at your place. Today I am going to teach you history. Our coming topics is framing the constitution. Means in this topic I am telling you the how the Constitution Assembly make made our constitution. Okay, the beginning of a new era. After the constitutions, after constructions of the constitution, there would be a new era. एक नया युग जो है वो स्टार्ट हुआ था। ये अपन पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशंस बनाने के लिए अपन ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अपॉइंट की थी। इसमें नियर अबाउट 300 मेंबर्स थे। इन 300 मेंबर्स में से वैसे तो ये 400 मेंबर्स थे, 399 थे, लेकिन जैसे ही इंडिया का पार्टीशंस हो गया था, पार्टीशंस की वजह से 100 जो मेंबर्स थे वो पाकिस्तान चले गए थे। इस वजह से 299 जो मेंबर्स थे ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में थे। अब ये बात आती है कि हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी इसको फॉर्म कैसे किया गया था। उस टाइम में कोई यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी तो थी नहीं। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब होता है कि वहां पे जैसे अबाउ द 18 एज कंप्लीट होने के बाद में वहां के सिटीजन्स को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन वोट देने का जो राइट होता है उसी को यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी बोलते हैं अपन। विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ये राइट मिलता है। उस टाइम में ऐसा नहीं था। उस टाइम में नियर अबाउट 10 to 15% जो पीपल थे इंडिया के अंदर उन्हीं को ही वोटिंग राइट थे। ये रिचर सेक्शन थे और रिचर सेक्शंस वाले पीपल जो थे वो वोटिंग करते थे। वोटिंग करने के बाद में प्रोविजंस में वो अपनी गवर्नमेंट बनाते थे और यह जो इलेक्टेड जो मेंबर थे, इन इलेक्टेड मेंबर्स ने ही अपने में से कुछ लोगों को चुन के इन्होंने भेजा था। इस तरीके से जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है ये फॉर्म हुई थी। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी इसमें मोस्टली जो 6 मेंबर थे ये इम्पोर्टेंट थे, जिसमें जवाहरलाल नेहरू हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, राजेंद्र प्रसाद जी हैं, BR अम्बेडकर हैं और इनके अलावा 2 और लॉयर्स थे। ठीक है, इनको सपोर्ट करने के लिए कुछ IAS ऑफिसर या सिविल सर्वेंट्स जो थे या गवर्नमेंट ऑफिसर जो थे इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था अपना कॉन्स्टिट्यूशंस बनाने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशंस बनाने के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन थे उनको स्टडी किया गया, क्योंकि अपन कोई भी नई चीज करते हैं अपन आजू बाजू से अपने साइड वाले जो एरियाज हैं उनसे पता करते हैं कि यहाँ भी क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो अपन ने आइडियाज लेने के लिए इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने नियर अबाउट 10 to 11 सेशन बाहर बैठे 165 सिटिंग वगैरह इन्होंने देखे। अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए नियर अप्रोक्सीमेट 3 इयर्स का टाइम पीरियड लगाया। जो इनको दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें अच्छी लगी उनको इन्होंने अडॉप्ट कर लिया और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उनको अडॉप्ट कर लिया और अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त उनको इम्प्लीमेंट किया। हमने एज इट इज वहां से नकल नहीं करी, कॉपी नहीं की गई है। हमने हमारे इंडिया के अकॉर्डिंग, इंडिया की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, इंडिया की कंडीशन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हमने उनमें से कुछ चेंजेस भी किए हैं। ये सारी चीज अपन इसमें आज वाले चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। अच्छा, इंडिया में काफी जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो इंडिया के जो पीपल थे गुलामी के दौर से गुजरे थे। गुलामी के दौर की गुजरे थे। उनको पता था, उनको लग रहा था कि इंडिया इंडिपेंडेंट होने वाला है, आजाद होने वाला है और इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से उनको बहुत उम्मीद थी। वो ये सोच रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है ये एक कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है जिसकी वजह से उनके सभी जो परेशानियां हैं वो सारी की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हर आदमी की अपनी एक्सपेक्टेशंस थी कि भाई हमारी उस चीज को लिया जाए। जैसे यहाँ पे माइनॉरिटीज ग्रुप थे, तो माइनॉरिटीज ग्रुप कौन है, वो इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो उनके साथ में जो मेजोरिटी वाले पीपल हैं
वो कैसा बिहेव करेंगे, क्या उनको कोई जस्टिस मिलेगी, हैं। इसी तरह से अदर बैकवर्ड क्लासेस जो थी, जैसे ट्राइब्स वगैरह थी, फीमेल्स वगैरह थी, ये भी अपने राइट्स को लेके चल रही थी। इंडिया की लैंग्वेज कौन सी होगी, कौन सा रिलीजन होगा, ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं ये वहाँ के पीपल्स में डिबेट डिस्कशंस कर रहे थे। तो वो सारी चीज़ें, अच्छा जो कुछ भी अपने सेशन में अपनी जो उस टाइम की जो इनकी जो पार्लियामेंट्री समझ लो आप एक तरीके से, ये जो 300 मेंबर जो थे ये एक ही कांग्रेस पार्टी के थे, क्योंकि इसमें जो मुस्लिम लीग थी वो बाइकआउट कर चुकी थी। ये अपने याद कर लेना, ये पॉइंट आउट कर लेना, पूछ लिया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में किन पार्टी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। इसी तरह ही सोशलिस्ट जो थे उन्होंने भी इसको बाइकआउट कर दिया था, उन्होंने, ये दो पार्टियां इसमें शामिल नहीं थी। हालांकि पार्टी एक ही थी, यानी कि अप्रोक्सीमेट 80% जो पीपल थे वो कांग्रेस पार्टी के थे, लेकिन एक ही पार्टी के होते हुए भी इन जो कैंडिडेट जो थे, मेंबर जो थे इनके, इन मेंबर्स के सबके व्यू एक नहीं थे। ये कहने को एक कांग्रेस पार्टी के थे, लेकिन इनके अलग अलग डिफरेंट रीजन से ये लोग आए थे, तो उस रीजन की एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम थी और वो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर आए थे और उसके लिए एक पर्टिकुलर बिल या विल जो है ये चाहते थे। और बहुत सारी चीजें हैं, अपन अब स्टडी कर लेते हैं। जैसे जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था 26 जनवरी 1950 को बनकर तैयार हो गया था, मतलब कि इम्प्लीमेंट हो गया था। इट वाज कंप्लीटेड एट 26 नवंबर 1949। ये कंप्लीट हो गया था, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट 2 मंथ के बाद किया गया था। इसके पीछे भी एक रीजन था, क्योंकि अपन ने 26 जनवरी 1930 को अपना फर्स्ट जो फ्लैग जो था ट्राई कलर, इसको होस्ट किया था। तो उस दिन को यादगार बनाने के लिए अपन ने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस डेट को लागू किया था। इस डेट को लागू करते ही अपना इंडिया जो था एज ए रिपब्लिक कंट्री हो गया था। ध्यान रखना, रिपब्लिक का मतलब होता है गणराज्य, यानी कि इंडिया की जो फर्स्ट पोस्ट है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्टेड होगी। जहाँ पे फर्स्ट पोस्ट पे इलेक्शन नहीं होते हैं तो उस कंट्री को रिपब्लिक नहीं बोलते। ध्यान रखना, इंडिपेंडेंट हुआ था इंडिया 15 अगस्त 1947 को, और इंडिया जो है रिपब्लिक कंट्री बना था, रिपब्लिक डेमोक्रेटिक कंट्री बना था 26 जनवरी 1950 को। ध्यान रखना। आगे चलते हैं। हालांकि रिपब्लिक वगैरह जो है अपन ने पहले अमेंडमेंट में कर लिया था, इस वजह से अपन इसको रिपब्लिक डे भी मनाते हैं। चलते हैं। इंडिया का जो साइज है, इंडिया का साइज बहुत बड़ा है। यहाँ के डिफरेंट पीपल्स रहते हैं, डिफरेंट रिलीजन से रिलेटेड पीपल रहते हैं, तो सभी की आकांक्षा, इस सभी की विल को ध्यान में रखते हुए हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। यह एक पेन स्टेकिंग ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट था, मतलब कमर तोड़ मेहनत करके हमारे अप्रोक्सीमेट 300 पीपल्स ने मिलकर ये कॉन्स्टिट्यूशन अपना बनाया था। ठीक है, ये फ्रेम हो गया था दिसंबर 1946 को एंड दिसंबर 1949 को। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम बिटवीन दिसंबर 1946 से लेकर दिसंबर 1949 के बीच में ये काम करने लगा था। अच्छा, इसमें डिफरेंट क्लॉज बाय क्लॉज, यानी स्टेप बाय स्टेप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने डिफरेंट ड्राफ्ट किए, डिफरेंट प्रोसीजर से गुजरते हुए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। इसमें 11 सेशन हुई थी, अंडरलाइन कर लेना इन चीजों को, और 165 डेज इन्होंने बैठकर वहां पर काम किया था। अच्छा, और हर चीज को बारीकी से डिबेट डिस्कशन वगैरह, यूं नहीं कि मैंने कुछ कह दिया तो उसको एज इट इज इम्प्लीमेंट कर दिया गया, उस चीज के ऊपर प्रॉपर डिबेट डिस्कशंस हुए थे। ठीक है, और उसमें से कुछ इम्प्लीमेंट, मतलब कि कुछ अमेंडमेंट किए, अपडेट किया गया उसको, ताकि पीपल्स को बहुत अच्छी चीज पहुंच सके। ओके, एक नया टॉपिक है इसमें, टाइमोलुचोयस टाइम, यानी कि उथल पुथल वाला टाइम। अच्छा, जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली काम कर रही थी तो इंडिया में पीस वाला माहौल नहीं था। कैलकाटा वाला रॉयट हो गया था, जिसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम के बीच में काफी एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया था, मारकाट हो रही थी। इंडियन की जो
मुस्लिम जो थे वो ईस्टर्न या वेस्टर्न साइड में जा रहे थे, पाकिस्तान बन गया था उस साइड में, ठीक है। और इस साइड से यहाँ से हिंदू और जो सिख पीपल हैं वो इंडिया के अंदर एंटर हो रहे थे। और जब एंटर हो रहे थे तो मोस्टली जो पीपल्स थे जो माइग्रेंट हो रहे थे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि उनको बीच में ही मार दिया गया था। अच्छा, इंडिया जो था 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, लेकिन आज़ादी का जो साल है वो क्विट इंडिया मूवमेंट से स्टार्ट हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट में ब्रिटिश राज में स्टार्ट हुआ था, पॉपुलर मूवमेंट था। और साथ के साथ में ही क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ साथ में सुभाष चंद्र बोस जो थे वो आर्म स्ट्रगल कर रहे थे इंडिया के अंदर फॉरेन एड से। मतलब कि इधर तो महात्मा गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया था और दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस जी ने विदेशी जापानी लोगों को लेकर भारत में एंटर हो रहे थे और भारत के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो रहे थे। तो जो अपने अंग्रेज लोग हैं ये दोनों तरफ से घिर गए थे। एक तो महात्मा गांधी का स्ट्रगल चल रहा था, फिर सुभाष चंद्र बोस का, और इस ड्यूरेशन में डिफरेंट और भी मूवमेंट्स चल गए। जैसे रॉयल इंडियन नेवी जो थी बॉम्बे में, उन्होंने भी रॉयट्स कर दिए। इनके साथ साथ में ही वर्कर जो प्रेजेंट जो थे कंट्री के डिफरेंट पार्ट में भी स्ट्रगल्स कर रहे थे। यानी कि अब अंग्रेजों को लगने लग गया था कि अब इंडिया में उनका जो शासन है वो ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, ठीक है। मैंने आपको बताया कि हिंदू मुस्लिम जो थी इनमें रॉयट्स स्टार्ट हो गए थे। कोलकाता किलिंग ऑफ अगस्त 1946 में स्टार्ट हुआ था ये, जिसकी वजह से नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न इंडिया, ये अपन ने चैप्टर जो था वो डिलीट हो गया है। उसमें और भी डीप था कि वो कैसे हुए थे, वो अपने सिलेबस से हट गया है, तो हटाओ। द वायलेंस क्यूमिनेटेड इन द मास केयर, एक छोटी सी जो एक हिंसक घटना थी, मास केयर बहुत ही बड़े रक्तपात में ट्रांसफर हो गई थी। जैसे इंडिया आजाद हुआ, इंडिया के आजाद होते ही या इंडिया जो आजाद हुआ वो पाकिस्तान, एक इंडिया बना एक पाकिस्तान बना। यहाँ पे मोस्टली मुस्लिम हिंदू एंड जो सिख थे वो पार्टीशन में इधर उधर हुए थे। काफी लोग अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच ही नहीं थे। अनदर एंड स्केर्सली लेस सीरियस प्रॉब्लम फेस बाय द न्यू नेशन वाज दैट ऑफ द प्रिंसली स्टेट। एक तो मैंने अपन बात कर रहे हैं ट्रेमुलस टाइम, यानी कि उथल पुथल वाला टाइम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो पीसफुली काम नहीं कर पा रही थी या पीसफुली एनवायरनमेंट में काम नहीं कर पा रही थी। हिंदू मुस्लिम के राइट्स हो गए थे, मुस्लिम पीपल जो थे माइग्रेंट वगैरह हो रहे थे, ठीक है। इनके साथ साथ में प्रिंसली स्टेट और थे। प्रिंसली स्टेट वो स्टेट थे जो ब्रिटिश के टाइम से ये लोग इनकी जो राजशाही सिस्टम था वो चल रहा था। हालांकि ये कोई भी डिसीजन इंडिपेंडेंट नहीं ले सकते थे, लेकिन फिर भी इनको एक पर्टिकुलर रीजन में, पर्टिकुलर एरिया में कुछ इनको राइट्स दिए गए थे। अब जब इनको भी पता चला कि इंडिया इंडिपेंडेंट होने वाला है तो ये भी अब बड़े बड़े सपने देखने लगे। इनको भी लगने लगा कि भाई हम भी आजाद हो जाएंगे, हमारी राजशाही व्यवस्था जो है वापस एस्टेब्लिश हो जाएगी। तो अब जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उनको इन सारी चीजों को ध्यान में रख के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना था, ठीक है। द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जैसे मैंने बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो कैसे बनी थी। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर नॉट इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी, पे ये बेस नहीं थी। In the winter of 1945-46 provisional election were held in the India में provisional उस टाइम इलेक्शन हुए थे। जो प्रोविजनल लेजिस्लेचर जो था, विधानसभा टाइप समझ लो आप, then choose the representative to the constitution assembly, उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए कैंडिडेट्स को इलेक्ट किया था या चुना था। The constitution assembly that came into being was dominated by one party,
द कांग्रेस। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो एक ही पॉलिटिकल पार्टी जो थी उस टाइम में, पॉलिटिकल पार्टी कहना तो ठीक नहीं रहेगा, पार्टी जो थी कांग्रेस, उसके मोस्टली मेंबर थे। इन्होंने प्रोविजनल इलेक्शन में मोस्टली जो सीटें थी वो एक्वायर कर ली थी। मुस्लिम लीग जो थी वो सिर्फ जो रिजर्व मुस्लिम सीट थी वहीं पर ही अपना अधिकार कर पाई थी। जैसे मुस्लिम जो थे उनको सेपरेट इलेक्ट्रोल मिला हुआ था जो 1909 में एस्टेब्लिश हुआ था, ध्यान रखना, अंडरलाइन कर लेना इसको, ठीक है। जब ये एस्टेब्लिश हुआ था तो मुस्लिम को एक एरिया दे दिया जाता था, उस एरिया में डिफरेंट जो मुस्लिम्स हैं वो इलेक्शन में खड़े होंगे और वो वहां से जीत कर आएंगे, ठीक है। उनको सेपरेट इलेक्ट्रोल की परमिशन या मिला हुआ था। तो उसी मतलब कि अगर जैसे कांग्रेस है वो तो पूरी इंडिया में जीत कर आई थी, जबकि मुस्लिम लीग जो थी वो एक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही जीत कर आई थी, यानी कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुस्लिम लीग का दबदबा था। प्रेसिंग इज डिमांड फॉर पाकिस्तान विद ए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, उसने इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में अपने मेंबर नहीं दिए क्योंकि वो डिमांड कर रहे थे हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की डिमांड रख रखी थी। सोशलिस्ट जो थे वो भी इसमें बाइकआउट कर गए थे क्योंकि वो अनविलिंग टू ज्वाइन, वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनका कहना था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है इसको ब्रिटिशर्स ने बनाया है या ब्रिटिशर्स के सुपरविजन में ये बन रही है। जब इनके सुपरविजन में बन रही है तो ये फेयर या इंडियन पीपल के लिए काम नहीं करेगी। इंडियन जो पीपल है मुस्लिम ब्रिटिश राज में जैसे परेशान होता रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी उसके बाद भी उन पीपल्स को आजादी या नहीं मिलेगा। 82% ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर आल्सो मेंबर ऑफ द कांग्रेस, हालांकि सभी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर थे मोस्टली 82% ये कांग्रेस के थे, लेकिन फिर भी ये एक वॉइस नहीं थी। ध्यान रखना, अंडरलाइन कर लो इसको, द कांग्रेस however was not a party with one voice। इसका मतलब क्या होता है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है इसके जो मेंबर्स थे हालांकि was not a party with one voice, एक ऐसी पार्टी नहीं थी जिसके सभी मेंबर्स की एक ही वॉइस हो। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर जो हैं वो चुन के गए थे कांग्रेस से, लेकिन जैसे अब नरेंद्र मोदी जी जो कह देते हैं सारे बीजेपी मेंबर्स को मानना होता है और वो उस पर साइन कर देते हैं, ठीक है। ये सिचुएशन उस टाइम में नहीं थी, कांग्रेस से जीत कर गए थे, ये कांग्रेस के मेंबर्स ने उनको चुना था, लेकिन वहां जाते ही उन्होंने निष्पक्ष काम किया, उन्होंने अपने एरिया की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको वो जानते थे और उनको वो दूर करना चाहते थे। इट मेंबर डिफरेंट इन देयर ओपिनियन ऑन क्रिटिकल इशू, कोई भी जो इशू था उसके ऊपर इनके व्यू जो थे वो अलग अलग आते थे। सम मेंबर वर इंस्पायर्ड बाय द सोशलिज्म, जो इनमें से जो मेंबर जो थे वो सोशलिज्म से कुछ इन्फ्लुएंस थे, प्रभावित थे, ठीक है। कुछ जो मेंबर्स जो थे वो लैंडलॉर्ड्स जो थे जमींदार वगैरह उनके हिमायती थे। सम जो थे कम्युनल पार्टी से आए थे। थ्रू द नेशनल मूवमेंट कांग्रेस मेंबर हैड लर्न टू डिबेट, और नेशनल मूवमेंट की वजह से कांग्रेस के जो ये मेंबर हैं इनको ये सीख गए थे, ये मेंबर जो थे नेशनल मूवमेंट उन्होंने सभी में काम किया था, सभी ने काम किया था, तो नेशनल मूवमेंट में काम करने की वजह से ये कुछ ऐसी टेक्निक सीख गए थे कि हमें कोई भी बात को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करना है, हमको उसके ऊपर डिबेट डिस्कशन करनी है, उसके बाद अगर वो बात सही लगेगी तो हम उस बात को मानेंगे। विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू कांग्रेस मेंबर डिड नॉट सिट क्वाइट, कांग्रेस मेंबर थे लेकिन कभी भी वो शांति से नहीं बैठे। उन्हीं की जो एक ने कहा, जैसे मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 6 इंपॉर्टेंट मेंबर थे, तो इन 6 इंपॉर्टेंट मेंबर की इन्होंने आंख बंद कर बात नहीं मानी, उन्होंने अपने व्यूज रखे, डिबेट डिस्कशंस किया। Discussion within the Constitution Assembly were also influenced by the opinion expressed by the people। जो Constitution Assembly के जो people थे वो प्रभावित थे क्योंकि वो जिस एरिया से आए थे उस एरिया के पीपल्स ने उनको बताया था कि हमारी क्या समस्या और हमारी क्या डिमांड है। As the deliberation continued, the argument were reported, और जो भी डिबेट डिस्कशन जो चलता था उस सेशन के अंदर वो सारा का सारा
न्यूज़पेपर वगैरह में पब्लिश होता था। पब्लिक जो है उनको पढ़ती थी, अपने व्यूज देती थी, और उनके जो व्यूज वगैरह हैं वो भी न्यूज़पेपर में प्रिंट होते थे, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स इन न्यूज़पेपर के जरिए पब्लिक्स की जो विल्स हैं, इच्छाएं हैं, वो जान सकें। In order to create a sense of collective participation, the public was also asked to send in their view on what needed to be done. और इसके साथ साथ में ही पब्लिक्स के जो व्यू हैं ये भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इनवाइट करती थी कि भाई आप भी अपने व्यूज हमको दें। हालांकि हम सभी आपके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अपने व्यूज, न्यू आइडियाज, सजेशंस वगैरह दें। अच्छा, मैनी ऑफ द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी वांटेड द प्रोटेक्शन ऑफ देयर मदर टंग। जो माइनॉरिटीज जो थी, माइनॉरिटीज मतलब जो हिंदू है वो मेजोरिटी में, हिंदू को छोड़ के सारी रिलीजन माइनॉरिटी के अंदर, माइनॉरिटी चाहते थे कि उनकी मदर टंग का प्रोटेक्शन किया जाए, यूनिक नहीं, उनको कहीं दबाया नहीं जाए। रिलीजियस माइनॉरिटी आस्क फॉर स्पेशल सेफ गार्ड। रिलीजियस माइनॉरिटी मतलब धर्म के अकॉर्डिंग इसमें का हिंदू सबसे ज्यादा है, बाकी हिंदू को छोड़ के सारे माइनॉरिटी, तो वो चाहते थे कि उनको स्पेशल सेफ गार्ड दिया जाए। दलित जो थे वो चाहते थे कि उनको जो ऑपरेशन क्लास है, यानी कि जो ऊंचे वर्ग के लोग बाग है, उनसे उनको बचाया जाए। रिजर्वेशन ऑफ सीट इन गवर्नमेंट बॉडी, गवर्नमेंट सिस्टम में इनकी जो सीटें हैं वो रिजर्व की जाए। Important issue of the cultural right and social justice raised in this public discussion were debated on the floor of the assembly. इन लोगों के लिए सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय और कल्चरल राइट्स इनके प्रोटेक्ट किए जाएं, ये सारी चीजें भी ध्यान में रखी गई। द डोमिनेंट वॉइस, यानी कि इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में किन लोगों की वॉइस में दम था, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में किन लोगों की चलती थी। मैंने बताया 6 मेंबर जो थे इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थे, मतलब एज ए मॉनिटर थे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 300 मेंबर थे। ऑफ दी 6 मेंबर प्लेड पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट रोल। 6 मेंबर में सरदार वल्लभ भाई पटेल आ गया, जवाहरलाल नेहरू आ गए और राजेंद्र प्रसाद आ गए। इनके काम भी बटे हुए थे, पहले अपन के काम पढ़ लेते हैं। The 3 were representative of the Congress, namely Jawaharlal Nehru, Vallabhbhai Patel and Rajendra Prasad. It was Nehru who moved the crucial objective resolution. एक है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, इसको अंडरलाइन कर लेना है। इसका एम क्या था? इसका एम था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पीपल्स को क्या देना चाहती है, ठीक है। तो ये किसने पेश किया था? ये जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। वो बताना चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली किस तरीके से काम कर रही है, लोगों की किन उम्मीदों को ये पूरा करेगी, या एक प्रकार इसको प्रेम्बल भी बोल देते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही छोटे रूप में कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्क्राइब करता है, ये समझ लो। और आगे डीप में और देखेंगे, अभी आपको समझाने के लिए मैंने ये वर्ड्स यूज किए। अच्छा, रिसोल्यूशन प्रपोजल प्रोपोजिंग दैट द नेशनल फ्लैग। अच्छा, इन्होंने साथ साथ में ही नेशनल फ्लैग को भी रिप्रेजेंट किया था। इन्होंने बताया था यह ट्राई कलर में होगा, सैफ्रॉन व्हाइट और डार्क ग्रीन होगा, इक्वल प्रोपोर्शन में। इनका जो वो एरिया है वो बराबर होगा तीनों कलर का। बीच में विद ए व्हील इन ए नेवी ब्लू एट द सेंटर। पटेल, ऐसे जवाहरलाल नेहरू ने ये काम किया। पटेल साहब ने क्या किया? पटेल साहब जो थे मोस्टली पर्दे के पीछे से काम करते थे। वो कोई भी डिबेट कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो जाता था किन्हीं 2 पीपल्स के बीच में, किन्हीं 2 ग्रुप्स के बीच में, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इसको सोल्व करें। Patel, on the other hand, worked mostly behind the scene, playing a key role in the drafting of several reports and working to reconcile opposing point of view. कोई भी व्यू पे उनके अगर अपोजिंग व्यू आ जाते हैं लोगों के किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, तो उनको उनके बीच में कॉम्प्रोमाइज करवाने का था। इनके अलावा राजेंद्र प्रसाद रोल वाज एन प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली, उनको असेंबली का प्रेसिडेंट बनाया गया था। प्लस में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो 300 मेंबर थे, इन सभी को बोलने का राइट होना चाहिए, यूं नहीं कि किसी की आवाज दबा दी जाए। उनको ये ध्यान रखने का क्या था। वेयर ही हैड टू सियर द डिस्कशन अलोंग कंस्ट्रक्टिव लाइंस व्हाइल मेकिंग श्योर ऑल मेंबर हैड ए चांस टू स्पीक। कल को यूं ना कहते हमें तो वहां बोलने ही नहीं दिया गया। बिसाइड द कांग्रेस ट्रियो,
अंडरलाइन करो। ट्रायो का मतलब हो गया 3 खिलाड़ी कौन थे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद, पटेल साहब और आपके जवाहरलाल नेहरू 3 थे। इन 3 के अलावा 3 और भी थे। कौन से थे? जिसमें एक तो थे लॉयर एंड द इकोनॉमिस्ट B.R. अम्बेडकर थे। हालांकि ब्रिटिश रूल में अम्बेडकर जो थे वो कांग्रेस के बिल्कुल विरोधी रहे थे, लेकिन फिर भी महात्मा गांधी जी ने उनको इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को ज्वाइन करने के लिए कहा और एज ए लॉ मिनिस्टर उनको ज्वाइन करने के लिए कहा कि आप यहाँ आ जाइए, और उनको जिम्मेदारी दी चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी कि यहाँ पे लॉयर हैं, अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, आप अच्छा जानते हैं, आप अपने आप को एक पर्टिकुलर कास्ट से रिलेटेड ना जुड़कर आप अपनी एलिजिबिलिटी को इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने में यूज कीजिए। ठीक है। इसके अलावा 2 अदर लॉयर्स भी थे, KM मुंशी फ्रॉम गुजरात एंड अलाइदिया कृष्ण स्वामी अय्यर फ्रॉम मद्रास, बोथ ऑफ whom gave crucial input in the drafting of the constitution। इनका भी बहुत अच्छा रोल था। इनके अलावा मैंने बताया 2 सिविल सर्वेंट भी थे। कौन थे? BN राव, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी किया और स्टडी करके बैकग्राउंड पेपर बेस्ड ऑन ए क्लोज स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम ऑब्टेनिंग इन द अदर कंट्री। अदर जो थे चीफ ड्रॉटमैन थे, योजनाकार थे, ये SN मुखर्जी थे। इनका काम क्या था? किसी भी टिपिकल लैंग्वेज को सिंपल लैंग्वेज के अंदर रिप्रेजेंट करना इनकी खासियत थी। अंबेडकर himself had the responsibility of the guiding the draft constitution throughout the assembly. This took 3 years in all, with the printed record of the discussion taking up 11 bulky volume। 11 bulky volume में इन्होंने 3 years में अपना constitution तैयार किया। But while the process was long, it was also extreme interesting। The member of the constitution assembly were eloquent in expressing their sometimes but divergent point of view। हालांकि कई बार ऐसी स्थितियां पैदा हुई कि कुछ इशू पे लोगों के सिमिलर या एक साथ व्यू नहीं आए, सभी ने एक को कुछ व्यूज ऐसे आ गए, कुछ पॉइंट ऐसे आ गए जिनके ऊपर वाद विवाद रहा, उसका वो सोल्व एंड तक नहीं हुआ। कौन से थे ये भी ध्यान रख लो, अंडरलाइन कर लो इस चीजों को। ऐसे कौन से व्यू थे जो कि जिन पे डिबेट होता रहा, एंड तक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया तब तक है, उनको डिबेटेड इशू बोला जाता है। जैसे ये था कि ऑफ वॉट लैंग्वेज इंडिया शुड स्पीक, इंडिया की लैंग्वेज कौन सी होगी। जैसे अपना एक नेशनल फ्लावर है, नेशनल फ्लैग है, नेशनल एनिमल, अपनी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, तो रीजनल लैंग्वेजेस है अपनी 22 है, तो नेशनल लैंग्वेज का इशू रहा, लैंग्वेज का। ऑफ वॉट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम द नेशन शुड फॉलो, कौन से पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब हो गया कैसी राजनीतिक सिस्टम लिया। जैसे अपने मल्टी पार्टी सिस्टम यूज किया गया है, उस टाइम में नहीं पता चला तो अपन ने मल्टी पार्टी को यूज कर लिया। इकोनॉमिक सिस्टम जो है ये कौन सा लिया जाए अपना, द नेशन शुड फॉलो। और वॉट मॉरल वैल्यू, कैसी मॉरल वैल्यू होंगी, इट्स सिटीजन शुड अपहोल्ड और डिससेलो, इन चीजों पर वगैरह होता। द विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन का विजन क्या था, एम क्या था, इस तरीके से। हालांकि 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो थे अपने जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था और उन्होंने बहुत सारी चीजें इसमें बताने की कोशिश की है। In the Constitution Assembly, it was momentous resolution that outlined the defining ideas of the Constitution of the Independent India and provided the framework with the work of constitution making was to proceed. It proclaimed India to be an independent sovereign republic। इन्होंने कहा है अब भारत जो है इंडिपेंडेंट है। सॉवरेन का मतलब होता है इंडिया इज टोटली इंडिपेंडेंट फॉर टेकिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसीजन, उसी को सॉवरेन कहते हैं। सॉवरेनिटी कहते हैं कि अपन को अपने आंतरिक और बाहरी किसी भी मामले में किसी कंट्री का हस्तक्षेप नहीं है या अपन को वो ऑर्डर नहीं देगा, अपनी जो इच्छा होगी अपन वो काम करेंगे। रिपब्लिक मैंने बता दिया, इसकी फर्स्ट पोस्ट जो है वो इलेक्टेड होगी। साथ साथ में गारंटी इट सिटीजन जस्टिस, उन्होंने सिटीजन को गारंटी दी कि भाई आपको न्याय मिलेगा,
इक्वलिटी मिलेगी, सभी लोग समान होंगे, एंड फ्रीडम, सभी को आजादी मिलेगी। एंड एश्योर दैट एडुकेट सेफगार्ड शैल बी प्रोवाइडेड फॉर माइनॉरिटी, और माइनॉरिटीज के लिए स्पेशल सेफगार्ड भी रखा गया है। माइनॉरिटीज के लिए बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरिया एंड डिप्रेस एंड अदर बैकवर्ड जो क्लासेस थी उनको स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, आफ्टर आउटलाइन दीज ऑब्जेक्टिव नेहरू प्लेस द इंडियन एक्सपेरिमेंट ब्रॉड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, और उन्होंने अतीत के बारे में भी बताया कि हमने ये जो बहुत सारी चीजें जो इम्प्लीमेंट की हैं वो अतीत को ध्यान में रखकर की गई हैं। चलते हैं आगे। मेरिट केयरफुली स्क्रूटनी, हालांकि जो नेहरू का जो स्पीच जो दिया हुआ है स्पीच, हमको इस स्पीच को बहुत ही बारीकी से एनालाइज करना चाहिए। नेहरू इस स्पीच के जरिए क्या कहना चाहते थे, what was he saying about the origin of the idea embodied in the vision of the constitution in returning to the past and referring, हम अतीत से उनको नॉलेज मिली, अतीत कौन सा, अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ था उस अतीत को लेके चल रहे हैं क्या। नेहरू वाज लोकेटेड द हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इंडिया विद इन लॉन्गर हिस्ट्री ऑफ स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एंड लिबर्टी, नेहरू जी ने या जैसे अमेरिका और जो फ्रांस रेवोल्यूशन हुआ था उससे कुछ सीखा है, या इंडिया का इंडिपेंडेंट जो मूवमेंट था उससे उन्होंने सीखा है। तो उन्होंने सभी जगह से सीखा है कि जो पीपल की जो मोस्टली जो विल होती है वो पीपल्स की इक्वलिटी होती है, कि उनको सभी को समान समझा जाए, सभी को आजादी मिले, सभी को रिस्पेक्ट मिले। ठीक है, नहीं, but Nehru was not suggesting that those events were to provide any blueprint for the present, उन्होंने ये नहीं कहा कि उन सारी चीजें उन्होंने एक ब्लूप्रिंट का काम किया है बनाने के लिए। He did not define the specific form of the democracy, उन्होंने डेमोक्रेसी की कोई स्पेसिफिक फॉर्म नहीं बताई। And suggested that this had to be decided through deliberation, कि अपन बाद में देखेंगे इसके बारे में। And he stressed that the ideas and provision of the constitution introduced in India could not be just derived from elsewhere, और उन्होंने ये भी कहा कि हमने जो इंडिया के लिए जो कंडीशन सिचुएशंस अडॉप्ट करी हैं, कुछ बिल्स जो अडॉप्ट किए हैं वो हमने कहीं और से नहीं ली है, हमने दूसरे देशों की कॉपी नहीं की गई है, हमने उनको ढंग से जांचा परखा और अपने अकॉर्डिंग उनको चेंजेस या अपडेट किया। इट वॉज नेसेसरी टू लर्न फ्रॉम द पीपल ऑफ द वेस्ट, हमको वेस्टर्न जो पीपल्स हैं उनसे सीखना चाहिए, उनकी अचीवमेंट्स और उनकी फेलियर को सुनना चाहिए, देखना चाहिए। बट द वेस्टर्न नेशन टूड हैड टू लर्न फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, और जो कुछ भी वेस्टर्न कंट्री ने अडॉप्ट किया है उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के जरिए उस चीज को लिया है। दे हैड टू चेंज देयर ओन नोशन ऑफ द डेमोक्रेसी, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वुड टू बी फ्यूज्ड। ठीक है, मतलब उन्होंने ये कहा कि हमने वेस्टर्न कंट्री से बहुत सारे आइडियाज लिए हैं, और वेस्टर्न कंट्री ने भी जिन आइडियाज को हमने लिया है, जो कि उन्होंने लागू कर रखे हैं, उन आइडियाज में भी उनकी फेलियर है, उनके अचीवमेंट्स हैं, और उन्होंने उन सभी को एक्सपेरिमेंट करके अडॉप्ट किया है। जो उनको अच्छा नहीं लगा उन्होंने बाद में उनको हटा दिया, और हम आज भी ऐसा ही कर रहे हैं। अपने कितने सारे अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, इन अमेंडमेंट्स में क्या करते हैं, क्योंकि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था ये 1950 में बना था, चलो कंप्लीट हो गया था, इम्प्लीमेंट हो गया था, तो यह बना था उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग बना था। तो उस टाइम पीरियड में जो अच्छा लगा था, उस टाइम पीरियड में कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ था ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ चीजें जो हैं उस टाइम पीरियड के लिए सही थी और वो आज के टाइम पीरियड के लिए सही नहीं है, इस वजह से अपन आज भी इनमें अमेंडमेंट करते रहते हैं, संशोधन करते रहते हैं। ठीक है, द विल ऑफ द पीपल, आप लोगों की इच्छा क्या थी। अच्छा, कम्युनिस्ट मेंबर थे सोमनाथ लिहिरी करके, उन्होंने कहा कि यह जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन से खुश नहीं थे, क्योंकि यह कॉन्स्टिट्यूशन बना था सुपरविजन में ब्रिटिश एम्पायर के। तो उनको लगा था कहीं ना कहीं यह ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग ही बना है, ना कि इंडियन पीपल्स के अकॉर्डिंग। हैंगिंग ओवर द डेलिब्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ही थस
the member and Indian in general to fully free themselves from the influence of the imperial rule। उन्होंने कहा था ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर हैं ये पूरी तरीके से आजाद नहीं है। इसको बनाने के लिए विंटर सेशन में द ब्रिटिश वर स्टिल इन, ब्रिटिशर्स जो है वो आज भी भारत के अंदर हैं। और जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन की जो हेड है जवाहरलाल नेहरू वो वहीं पे ही हैं और बट इट कुड ओनली ऑपरेट अंडर द डायरेक्शन। और उन्होंने कहा कि यह जो बन रहा है ये वायसराय जो थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के उन्हीं के अंडर में ये बन रहा है। लाहौरी एक्सोर्ड हिज कॉलेजियस टू रियलाइज दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली was the British made and was working the British plan। ये ब्रिटिश प्लान के अकॉर्डिंग ही बन रही है। As the British should like it would be work, जैसा वो चाह रहे हैं वो ऐसा इसको बना। नेहरू ने हालांकि इस चीज का विरोध किया। उन्होंने कहा नेहरू admit the most nationalist leader had wanted to different kind of constitutional assembly। It also true in sense that British government had a hand in, but उन्होंने माना कि हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाने में ब्रिटिशर्स का हाथ है और हम किसी सर्टेन कंडीशंस में उनके अंडर में काम कर रहे हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को एक पावर मिल रही है। वो पावर ब्रिटिशर से नहीं मिल रही, वो पावर इंडियन पीपल से मिल रही है, क्योंकि इंडियन पीपल्स ने नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, जिसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स हैं वो एग्री हुए ठीक है भैया आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लो। गवर्नमेंट जो है कोई भी गवर्नमेंट सरकारी कागज पर नहीं बनती है, ठीक है। कागज सरकारी हो सकता है, गवर्नमेंट सरकारी नहीं हो सकती, या वो क्या कहते हैं गवर्नमेंट डोंट कम इनटू बीइंग बाय स्टेट पेपर। सरकारी पेपर पे गवर्नमेंट नहीं बनती है। गवर्नमेंट आर इन फैक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ द, सरकारें बनती हैं लोगों की विल के अकॉर्डिंग। पीपल जैसा चाहते हैं वैसी सरकार बनाते हैं। वी हैव मीट हियर टुडे बिकॉज, आज हम यहाँ इकट्ठे कैसे हैं क्योंकि हमारे पीछे पीपल्स की ताकत है। एंड वी शैल गो एज फार एज द पीपल, और हम उतनी दूर तक जाएंगे जितनी दूर तक हम कोई पीपल्स लेके जाएंगे। नॉट ऑफ एनी पार्टी और ग्रुप बट द, हम किसी पार्टी से हम किसी ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं, हम सभी पीपल से जुड़े हैं। ऑलवेज कीप इन माइंड द पैशन दैट लाई इन द हार्ट्स ऑफ द मासेस ऑफ इंडियन पीपल एंड ट्राई टू फुलफिल दैम। हमको यह नहीं भूलना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी आशाएं हैं, उन आशाओं को पूरा करना ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Constitution Assembly was expected to express the aspiration of those who had participated in the movement of it। Constitution Assembly को जो इच्छाएं हैं वो नेशनल मूवमेंट में जिन जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उन सभी की कुछ डिमांड्स हैं। वो चाहते हैं कि हमारी डिमांड इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जरिए फुलफिल हो सके। डेमोक्रेसी, इक्वलिटी एंड जस्टिस वर आइडिया, यह उनके विल थे पीपल्स की, मोस्टली पीपल्स की, ठीक है। व्हेन द सोशल रिफॉर्मर्स इन 19th सेंचुरी अपोज, अब यहाँ पे सोशल जस्टिस के लिए बात हो रही है। सोशल जस्टिस किसको कहते हैं, सामाजिक न्याय किसको कहते हैं, जो भी रीति रिवाज हमारे कंट्री में चल रहे हैं अगर वो हमारे पीपल्स के अकॉर्डिंग नहीं है तो उनको चेंज कर देना चाहिए, यही सोशल जस्टिस कहलाता है। जैसे 19th सेंचुरी के अंदर रिफॉर्मर्स आए थे। रिफॉर्मर्स का मतलब होता है कि ये सोसाइटी में जो कुछ भी गलत देखते हैं उनको चेंज करने के लिए स्ट्रगल्स करते हैं और कोशिश करते हैं जो भी इल प्रैक्टिस है वो खत्म हो जाए। जैसे अपनी सती प्रथा थी, खत्म हो गई 1928 में। उसी टाइम में चाइल्ड मैरिज होती थी तो उन्होंने अपोज किया कि चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए। साथ के साथ में विडो की री मैरिज करवाने के लिए भी इन्होंने कहा, तो वो सारी चीजें इंप्लीमेंट हुई। ये सोशल जस्टिस कहलाता है। दे वर प्लीडिंग फॉर सोशल जस्टिस। वैन स्वामी विवेकानंद जो थे उन्होंने क्या रिफॉर्म्स ऑफ हिंदुज्म किया। स्वामी विवेकानंद ने क्या किया, जो पीपल जो थे हिंदू धर्म से अपना धर्म परिवर्तन करके दूसरे धर्म को इन्होंने अडॉप्ट कर लिया था, जिसकी वजह से विवेकानंद जी ने हिंदुज्म या रिफॉर्म्स चालू किए। हिंदू रिलीजन में जो कुछ भी इल प्रैक्टिसेस थी उनको दूर किया। ज्योतिबाई फुले थे महाराष्ट्र में, उन्होंने डिप्रेस क्लास के लिए काम किया। कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट जो थे ये वर्कर और पीजेंट के लिए काम करते थे। दे वर डिमांडिंग इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस, इनके लिए सोशल जस्टिस ये था। द नेशनल मूवमेंट अगेंस्ट ए गवर्नमेंट दैट वाज सीन एन ऑप्रेसिव एंड इलेजिटिमेट वाज इनएविटेबली ए स्ट्रगल फॉर ए डेमोक्रेसी।
In fact, demand for representation grew. The British had been forced to introduce a series of constitution reform. जब हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ा तो उनको डिफरेंट टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स करने पड़े. जैसे कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म था, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, पीपल्स को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने चेंज करते रहे. इस वजह से पहले 1909 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, फिर 1919 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, फिर 1935 में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशंस बनाए ब्रिटिशर्स ने इंडिया के लिए. ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्शन हुए, प्रोविजनल गवर्नमेंट्स बनी गई, वाज मेड पार्टी रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविजन लेजिस्लेचर इन 19 एंड ऑलमोस्ट एंटायर सो अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. फिर उसके बाद में 1935 में इलेक्शन हेल्ड हुए थे 1937 में, किस एक्ट के अंडर में? 1935 में, जिसमें से कांग्रेस जो थी 11 प्रोविजंस में से 8 में मेजोरिटी में आ गई थी. ठीक है, unbroken continue between the earliest constitution development and vote happened in the 3 year while the earlier constitution experiment was a response for the government demand. अच्छा, गवर्नमेंट इन पीपल्स के स्ट्रगल की वजह से, जैसे हमने बताया 9 में, फिर 19 में, फिर 35 में बनाया. डायरेक्टली डिबेट एंड फॉर्मुलेट बाय इंडिया, दे वर इनेक्ट बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट. हालांकि इसमें आ रहा है 1935 में इलेक्शन हुए थे, 1937 में इलेक्शन हुए थे 1935 एक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन जो इसमें यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं थी. 13 to 15% अडल्ट पॉपुलेशन जो थी वो ही पार्टिसिपेट करती थी, वो ही गवर्नमेंट बनाती थी, और वो जो पीपल थे वो गवर्नर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे. गवर्नर जैसे आज की तारीख में कोई भी गवर्नमेंट है वो पीपल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जबकि उस टाइम में गवर्नर ही रिस्पॉन्सिबल होता था. विजन ऑफ द नेहरू वाज ट्राइंग टू आउटलाइन 13 दिसंबर, ये था. अब है डिफाइनिंग राइट. अब पीपल्स को कैसे राइट्स वगैरह मिलेंगे ये अपन अगले टॉपिक में पढ़ेंगे. ओके, बाय, सी यू सून.